Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 3 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have already posted 2 blocks. This is the third block and I have divided this unit into 2 parts, pink highlighted portion, blue highlighted portion. In today's video I am going to cover pink highlighted portion. The link of blue highlighted portion you will get in the डिस्क्रिप्शन सेक्शन, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. आज की जो हमारी पहली यूनिट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसका आधा पोर्शन हम आज समझने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये वो क्रिएशन होता है जो इंडिविजुअल अपने माइंड से क्रिएट करता है, तभी इसका नाम है इंटेलेक्चुअल. सो जब इंसान अपना माइंड से कुछ अलग और डिफरेंट क्रिएट करता है जो इससे पहले कभी मौजूद थी ही नहीं, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं. सो वो इंडिविजुअल की खुद की क्रिएटिविटी लगी होती है और दैट इज़ वाई उसको एक राइट मिलना बहुत ज़रूरी है जहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी को बचा सके इलीगली यूज़ होने से. तो ये एक लीगल एंड कंपल्सरी हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स को ओरिजिनलिटी ऑफ क्रिएशन के नाम से, मतलब उसको प्रॉपर्टी राइट मिल जाए. सो उसके क्रिएशन को मिल सकता है, इन्वेंशन को मिल सकता है, कोई डिस्कवरी हुई या इनोवेशंस हुए, इन सारे को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं. नाउ कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझेंगे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया कि ये वो क्रिएशन होता है जो माइंड से क्रिएट किया जाता है और ओरिजिनल वर्क होता है नेचर में. इसका कोई डुप्लीकेट कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं और किसी ने भी किया नहीं है ऐसा, उसका डुप्लीकेट बनाया नहीं है. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे इन्वेंशंस आ गए, लिटरेरी वर्क आ गया, आर्टिस्टिक वर्क आ गया, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, डिज़ाइंस. ये सारे जो डिज़ाइंस जो कॉमर्स मतलब जहाँ पैसे का लेन देन होता है वहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है. 1845 में जस्टिस चार्ल्स एल वुडबरी ने पहली बार इसके बारे में बात की थी और इस लॉ को बनाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को. उसमें इन्होंने ये बोला था ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाना, जैसे कि कोई इंसान अपने कल्टीवेट्स, वीट का कल्टीवेट जो होता है, वीट जो आप कल्टीवेट करते हो उसको बचाते हो, या आप जो जानवरों को पालते हो उसको, वो आपके होते हैं, उतना ही हक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी है जो आपके माइंड से क्रिएट हुई है. या आपका खुद का प्रोडक्शन है या आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, तो वो इंसान उसको भी उतना ही ओन करता है. तो इसमें इन्होंने एक और टर्म यहाँ यूज़ किया है, डिस्कवरीज आर प्रॉपर्टी. तो अगर आपने कुछ डिस्कवर किया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है. नाउ WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में स्टैब्लिश किया गया था. और ये जो कंसेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ये इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉपीराइट. 2 मेजर कैटेगरीज है. कॉपीराइट तो आपने सुना होगा, कॉपीराइटेड है ये, और कई बार जिनके चैनल्स हैं उनको पता होगा कॉपीराइट भी हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, कॉपीराइट स्ट्राइक. सो लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले समझेंगे, फिर हम कॉपीराइट को समझेंगे. सो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओरिजिनल होती हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, उसको इंटेंजिबल कहते हैं. इंटेंजिबल होती है नेचर में और ये दोनों चीज़ों के लिए बनती है, इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए भी से भी रिलेटेड होती है. और इसमें इन्वेंशंस आते हैं. इन्वेंशंस को हम पेटेंट कहते हैं. अगर आपने इन्वेंशन किया है तो पेटेंट लॉ के अंदर आ जाता है. तो इन्वेंशंस इसमें आ रहा है, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जियोग्राफिक इंडिकेशंस, ये सोर्सेज हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ सकते हैं. नाउ कॉपीराइट की बात करते हैं. ये वो क्रिएशन है जो ओरिजिनल होता है, इंटेंजिबल होता है नेचर में. अगेन उसमें भी वही था, ओरिजिनल है, इंटेंजिबल. लेकिन इसमें लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क के बारे में बात की गई है, जैसे कि नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिक वर्क्स, आर्टिकल्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन जो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है वो, देन प्रोड्यूसर्स जो फोनोग्राम्स बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, फोनोग्राम्स बना के रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, देन ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, वो सारी चीज़ें कॉपीराइट में आ जाती हैं. उन्होंने क्या बोला, कौन सा डायलॉग बोला, अपने मन का बना के बोला, वो सारी चीज़ें. सो इंडिविजुअल का राइट होता है कि वो उसको ओन करे,
उसकी प्रॉपर्टी को, जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है यानी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, और उसको प्रोटेक्ट करे क्योंकि वो उसके माइंड का ओरिजिनल क्रिएशन होता है। सो ऐसी जो राइट होती है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगेन ये ओनरशिप प्रोवाइड करती है उस पर्सन को, एंड दूसरे लोग अगर उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी उस कंसर्न्ड ओनर से, मतलब जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे ये दर्ज है। और अगर आपने ब्रेक करने की कोशिश की इस लॉ को तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। नाउ कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका ये फॉर्म है जो भरना पड़ता है जब अगर किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वो क्रिएट करना है कि भाई आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है। तो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज, कमर्शियल पोटेंशियल है जिसमें उनके लिए होता है, और इसका ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको हम कॉपीराइट करें, क्योंकि कोई भी आपकी क्रिएशन को यूज़ कर सकता है जिससे कोई पैसे कमा लेगा। दिमाग आपका लगा है और पैसा कोई और कमा रहा है, तो इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। सो जो नॉलेज होती है वो एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी का प्रोडक्ट माना जाता है। सो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम प्रॉपर्टी राइट्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड के नाम से भी रिफर करते हैं, और ये इंडिविजुअल की नॉलेज और क्रिएटिविटी से अगेन आया है। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको लीगल राइट दे देता है कि वो अपने क्रिएशन ऑफ माइंड को, चाहे वो आर्टिस्टिक है या कमर्शियल क्रिएशन है, उसको लीगलाइज करे, सो दैट ये ओनर को ये एक्सक्लूसिव राइट दे देता है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स को वैरायटी से यूज़ कर सके और उसकी मोनोपोली हो प्रॉफिट में, यानी जहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाए उसको पैसा मिले उस चीज़ का। फोर्थ सेक्शन है अ सैंपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म। इसका जो ये फॉर्म की बात कर रहे हैं ये ऊपर यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, यहाँ इसको आप रीड कर सकते हो अगर आपको इस तरह का फॉर्म भरना है। सो बेसिकली जब भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ओरिजिनलिटी और क्रिएशन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं किसी इंडिविजुअल की, सो वो इंडिविजुअल अपने इस राइट को क्लेम कर सकता है, अपनी ओनरशिप जो इस के लिए है उसको क्लेम कर सकता है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे, और ये क्लेम कर सकता है इस फॉर्म को भर के जो ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। सो उस फॉर्म को जब वो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको जब वो सबमिट करेगा ऐसी अथॉरिटी को या पर्सन को जो कंसर्न्ड अथॉरिटी या पर्सन माना जाता है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड अथॉरिटी है जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट किया जा सकता है, वहाँ वो सबमिट कर सकता है। नाउ नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किस तरह के नेचर होते हैं। अगेन हमने यहाँ पे दो टर्म देखे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कॉपीराइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो जोग्राफिकल या टेरिटोरियल बेस्ड राइट होता है, यानी अलग अलग नेशन का अलग अलग हो सकता है। और जो कॉपीराइट होता है ये ग्लोबल होता है नेचर में, क्योंकि ये इमीडिएटली आपको मिल जाता है बर्ने कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। सो जो राइट्स है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ये स्टेट अवार्ड करता है, और ये मोनोपोली राइट्स होते हैं, यानी कि कोई भी इसको आपके कंसेंट के बिना आपके क्रिएशन को यूज नहीं कर सकता। और अगर आप जो कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स है ना, उसको छोड़कर बाकी चीज़ें हमें हर बार रिन्यू करवानी पड़ जाती हैं। सो कॉपीराइट तो क्योंकि ग्लोबल है, और ट्रेड सीक्रेट्स जो आप ट्रेड कर रहे हो उसका क्या सीक्रेट है, वो भी ऐसी चीज़ें जो बार बार डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो इन दोनों को आपको नहीं बार बार रिन्यू कराना पड़ता, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। अच्छा, आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको आप किसी को असाइन भी कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लाइसेंस भी दे सकते हो, जैसे कि आप दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ करते हो। सो ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, कई बार जो क्रिएशंस होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकता है वो प्रोडक्ट ना डेवलप होता हो, एक पर्टिकुलर जगह पे डेवलप होता हो। ऐसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होता है, वो भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन की निशानी होती है, तो एक ही जगह पे मिलता है। तो इसका हम जोग्राफिकल इंडिकेशन भी कर सकते हैं इनको बचाने के लिए अपनी एज अ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्यों ये प्रॉपर्टी राइट को क्रिएट करना पड़ा। तो इसका रीजन है नंबर 1 कि ये जो ओनरशिप है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो इंडिविजुअल की ओरिजिनल क्रिएशन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसकी ओरिजिनलिटी को बचाता है। देन ये एक कंसर्न्ड पर्सन या अथॉरिटी के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज भी कराता है कि हाँ ये इस बंदे की क्रिएशन है। देन जो पर्सन है जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है इस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने से। फोर्थ इज
जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं उसके क्रिएशन के और जो कॉस्ट आता है उसकी प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए वो रिकवर हो सकता है, एक तरह से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। देन वो जो इंडिविजुअल है जिसकी क्रिएटिविटी है वो मोटिवेट फील करता है कि भाई हाँ ठीक है मेरे क्रिएशन को कुछ बेनिफिट, एंड उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देन इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करता है उस राइट होल्डर को, जिससे और मोनोपोली भी देता है उसको कि भाई उसकी परमिशन के बिना कोई यूज़ नहीं करेगा, उसको पता होगा कौन यूज़ कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को। सो ये उसको राइट मिल जाता है। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटस उस इंडिविजुअल का तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उसका भी फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो रही है इसकी वजह से। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक जनरल पर्सपेक्टिव पहले बताया हुआ है कि ये सारे वेल स्टैब्लिश्ड है ये वाला लॉ इंडिया में, और स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल तीनों लेवल पे ये स्टैब्लिश्ड है। और इसने एक रिटन एग्रीमेंट किया है WTO के साथ, जहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये जो एग्रीमेंट है इसमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। और ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1 जनवरी 1995 में। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उनके बारे में बात की गई है, सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और कैसे इसको एनफोर्स किया जाएगा इस राइट को। क्योंकि इंडिया WTO का मेंबर है इसीलिए इंडिया में भी ये एप्लीकेबल है, और एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इसको भी ओवरऑल वर्ल्ड में ठीक से चलाने के लिए डिस्टॉर्शंस को और इम्पेडिमेंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। अगेन इसमें जो ऑब्लिगेशंस है कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, ये हर एक मेंबर जो लीगल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है कंट्री में वहाँ पे अप्लाई होंगी। नाउ जो एग्रीमेंट है ये कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, जैसे कि कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेड मार्क्स, geographical indications, industrial designs, layout designs of integrated circuit, protection of undisclosed information, patents, plant varieties, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है अभी फिलहाल। ट्रांजिशन पीरियड इंडिया में 5 इयर्स का है। सो ये 1995 में अगर पहली बार हुआ था तो नेक्स्ट 5 ईयर 2000 में हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद फर्दर जो एग्रीमेंट किया गया वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए किया गया जो 2005 तक का है, जिसमें जो प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। और ये इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई, टेक्नोलॉजी, जो अभी तक नहीं थी, और जो इसमें फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स को भी इसमें डाल दिया गया अभी फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए। नाउ कॉपीराइट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉपीराइट लॉ जो है वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में स्टार्ट हुआ था और इसको अमेंड किया गया 1999 में। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं उसको क्योंकि उसमें अमेंडमेंट किया गया है। और ये बार्ने कन्वेंशन जो हुआ था कॉपीराइट के ऊपर, उसमें इंडिया भी पार्टी है, यानी इंडिया ने भी इसको अटेंड किया था और मेंबर बन गई इंडिया। और इंडिया का जेनीवा कन्वेंशन में भी पार्टी है, जिसमें वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, इनके साथ भी इसकी मेंबरशिप है इंडिया की। सो इंडिया जब इन सब के मेंबर है मतलब इनमें जो भी राइट्स हैं उसको भी इंडिया फॉलो करेगा और लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा जो भी इस राइट को लेते हैं। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके भी एक्टिव मेंबर है इंडिया। कॉपीराइट लॉ अगेन उसको अमेंड किया जाता है पीरियडिकली, सो दैट जो भी चेंज आ रहे हैं उसके साथ हम भी अपने आप को अपडेट करते रहे। तो रिसेंट जो अमेंडमेंट है वो मई 1995 में देखा गया है, जहाँ पे इन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाए हैं और कॉपीराइट लॉ में वो सैटेलाइट के ऊपर, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर लाए हैं। सो इसमें आगे प्रोविजंस ये भी है कि जो फर्स्ट टाइम के जो अमेंडमेंट लॉ हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम पे परफॉर्मर के राइट को भी प्रोटेक्ट करने को का स्टेटमेंट था, मतलब ऐड किया गया था परफॉर्मर्स का जो राइट होता है उसको भी। कॉपीराइट्स जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है वो उसने इंडियन
कॉपीराइट एक्ट 1957 में स्टार्ट किया था, और ये पूरा का पूरा वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है जो बेर्ने कन्वेंशन में कॉपीराइट्स के ऊपर बोला गया था। क्योंकि इंडिया इसकी पार्टी है, सो इंडिया का एक्टिव मेंबर होना ये उसको पूरा का पूरा फॉलो करने के लिए उसको राइट देता है। अगेन इंडिया एक्टिव मेंबर है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, उसका भी एक्टिव मेंबर है, यानी वहाँ के भी जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको इंडिया फॉलो करेगा और यूज़ करेगा। ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, परफॉर्मेंस राइट्स, और अगर अनलॉफुल कोई भी इसको प्रोड्यूस करता है ओनर विदाउट ओनर की परमिशन के, तो उसके ऊपर एक्ट लागू होगा। जो ऑथर है उसका वही फर्स्ट ओनर माना जाएगा कॉपीराइट में अपने वर्क का। रजिस्ट्रेशन जो कॉपीराइट का है वो कंपलसरी नहीं होता, इसको एक्वायर करना ज़रूरी नहीं है, और कोई इसको कोई इसको यूज़ कर रहा है तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिसका भी ओरिजिनल वर्क है उसको इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, कंपलसरी नहीं होता। कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट करता है ये वाली क्लासेस को: ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, इनको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के बारे में बताया हुआ है, जो इलीगल जब हम यूज़ कर लेते हैं या वायलेट करते हैं ऑथोराइज्ड वर्क को विदाउट ऑथोराइजेशन, सो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। यानी आपने बिना परमिशन के किसी का काम उठा के अपना यूज़ कर लिया तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल्स डाले हैं जो हमें इस कॉपीराइट कैसे अप्लाई करता है, किन किन चीज़ों में अप्लाई करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट डाले हैं। जैसे कि कोई भी कॉपीराइट आइडिया, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स, प्लॉट्स, हिस्टोरिकल एंड लेजेंडरी फैक्ट्स ना कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है। सो अगर इसका वायलेशन होता है वो कुछ फॉर्म्स, मैनर और एग्रीमेंट और एक्सप्रेशन के ऊपर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये कॉपीराइटेड नहीं माना जाता। सेकंड, जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा वेदर दो जो काम है वो सिमिलर है या नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में है। उसको वो मानता है कि नहीं मानता है कि किसी ने कॉपीराइट के वो किया है, वायलेशन किया है कि नहीं किया है। सो अगर वो एक्शनेबल है और जो कॉपी है वो सब्सटेंशियल है और मटेरियल वन है, जिसको ये कंक्लूजन पे हम डाल सकते हैं कि भाई हाँ ये कॉपीराइटेड ही था और इसको कॉपी की गई है, तो हम उसको पायरेसी का नाम दे देते हैं। आपने पायरेसी के बारे में तो सुना होगा। सो वो कोर्ट का काम है डिसाइड करना कि पायरेसी हुई है कि नहीं हुई है। सपोज किसी का ओरिजिनल काम ही उठा के अपने अपने में डाल लिया तो दैट इज़ पायरेसी। अगर रीडर, स्पेक्टेटर और जो व्यूअर है किसी चीज़ को रीड करके और देख के ये बोले, क्लियरली अपना ओपिनियन मेंशन करें कि हाँ ये बिना गलती के ये सेम ही वर्क है और सेम कॉपी लगता है, तो हम इसको वायलेशन मानते हैं। नेक्स्ट, जो थीम्स होती हैं वो हो सकता है सेम तरीके से प्रेजेंट की गई हो उसको, लेकिन डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया हो। मतलब कुछ मूवीज़ आई हैं अभी रिसेंटली जो ऐसा लगता है कि इसके ही जैसी मूवी हमने पहले भी देखी हुई है, तो वो लेकिन उनको प्रेजेंट दूसरी तरीके से किया जाता है, ट्रीट दूसरी तरीके से किया जाता है, और वो देख के ऐसा लगता है बिल्कुल अलग ही नया वर्क है, तो उसमें कॉपीराइट का कोई वायलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। फिर मटेरियल्स और ब्रॉड डिसिमिलैरिटीज़ अगर हमें मिल गई, सो उसमें भी हम बोलेंगे कि कोई इंटेंशन नहीं थी कॉपीराइट की, कॉपी करने की। सो अगर कोई हमें इन्फ्रिंजमेंट नहीं दिखता कॉपीराइट का, तो वो इसमें जहाँ पे ब्रॉड मटेरियल्स और जो डिसिमिलैरिटीज़ हमें अगर दिखने लगी है उसमें कि हाँ दो वर्क के अंदर डिसिमिलैरिटीज़ है और वो ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं हम, सो इसका मतलब इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। देन पायरेसी जो है उसको क्लियरली हमें प्रूव करना ज़रूरी है कि ये पूरा एविडेंस है हमारे पास कि ये यहाँ पे कॉपी की गई है सारे मटेरियल की, तो ही हम इसको पायरेसी में डालेंगे। जब कोर्ट को कंफ्यूजन होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गया या टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया वायलेशन ऑफ कॉपीराइट के ऊपर, सो वो एक्सपर्ट एडवाइस भी लेता है। जैसे कि सपोज हमें डिटेक्ट करना है कि पायरेसी हुई है कि नहीं हुई है, क्या ये गलती है या डेविएशन है, जो ओरिजिनल वर्क में डेविएशन या गलती की गई थी उसी को ही फिर से रिप्रोड्यूस भी किया गया है, तो वो हम चेक करते हैं
पायरेसी के टेस्ट में कभी कभी ये समझ में आ जाता है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क में अगर जो गलतियां हुई हैं उसको भी कॉपी किया है, मतलब ये पायरेसी ही है, गलती को भी आप कॉपी कर रहे हो। सो ये एक पहला बताया है कि जहाँ पे हम पकड़ सकते हैं किसी ने कॉपी की है कि नहीं की है। फिर लॉ स्ट्रेनिंग ह्यूमन एंटरप्राइज, यानी कि कॉपीराइट एक्ट जो होता है इसको इंटरप्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने कॉपीराइट एक्ट को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, सो उससे क्या होगा, रिसर्चेस एंड स्कॉलरशिप पे भी फर्क पड़ेगा। लोग रिसर्चेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि कॉपीराइट एक्ट का तो फायदा ही नहीं है, वो कुछ ढंग से काम ही नहीं कर रहा। सो इसीलिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्या ये लॉ वाकई उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसके किसी ने वायलेशन किया उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन जिस इंसान ने कॉपीराइट एक्ट क्लेम करने की कोशिश किया, मतलब जिसने बोला कि भाई ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, उसके ऊपर ही पूरा बर्डन होता है कि वो सामने वाला जिस पे वो आरोप लगा रहा है उसको गिल्टी फील करे, गिल्टी प्रूव करे, और कोई नहीं, उसी को करना पड़ेगा जिसका राइट चोरी हुआ है। कोई इनोसेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है, उसने लॉ ब्रेक नहीं किया है। सो किसी को इनोसेंस जो है वो कोई डिफेंस नहीं है कि उसने नहीं किया है। मतलब कोई इज्जतदार इंसान आके बोले नहीं नहीं मैं तो देखो आज तक इतना अच्छा काम किया है, मैंने तो किया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने नहीं किया, या जिसका किया है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसने किया है। तो इन्फ्रिंजमेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी में किस तरह का इन्वेजन कर रहा है, सामने वाले की जो प्रॉपर्टी जिसका कॉपीराइट है उस पर किस तरह से उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। उसकी इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। सपोज किसी ने चार्ज लगाया, इसकी इंटेंशन है मेरा चोरी करने का, मेरी प्रॉपर्टी चोरी करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है। आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए कि उसने वाकई सामान आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन चोरी की है। सो ये सिर्फ इंटेंशन का होना डजंट प्रूव दैट पर्सन गिल्टी। अगेन अगर हमें इन्फ्रिंजमेंट का क्वेश्चन आ ही रहा है और पता लगाना है कि क्या उसने ऐसा किया है, तो हमें रिजल्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ना ही उसकी इंटेंशन पे। अब जो ओनर होता है लिटरेरी वर्क का, वो कभी कभी ना रजिस्टर नहीं कराता अपना प्रॉपर्टी। अब अगर उसने रजिस्टर नहीं कराई प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लेम नहीं कर सकता। तो आपकी चाहे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब हम समझेंगे ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आते हैं। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें इन्होंने बहुत सारी लिस्ट दी है, जैसे कि अगर आपने ड्रामेटिक, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट वर्क को किसी जो या कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए ये सारी चीज़ें। बाकी अगर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क है, उनको आपने किसी पर्पस के लिए शो किया है, क्रिटिसाइज किया है, रिव्यू किया है, या किसी रिसर्च में इंक्लूड किया है, या इसकी कॉपीज बनाई है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, जो किसी पर्पस के लिए, और या करंट न्यूज़ इवेंट्स में यूज़ किया है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में यूज़ किया है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया हुआ है, फोटोग्राफ्स में यूज़ किया हुआ है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और रिपोर्ट्स के लिए रिप्रोडक्शन हुआ है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स है उन्होंने इसको यूज़ किया है किसी लॉ बनाने के लिए, एज पर लॉ, मतलब लॉ में जो भी चीज़ें दी है उसको फॉलो करते हुए, आर्टिस्टिक वर्क को हम इसमें नहीं लेंगे, आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट माना जाता है। सो इसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। अगर कोई रिसाइट की गई है, कोई चीज़ बोली जा रही है, रीड की जा रही है, लिटरेरी वर्क या ड्रामेटिक वर्क किसी का एक्सट्रैक्ट, तो उसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत सारी लिस्ट डाउन किया है कि स्पेसिफिकली जो एजुकेशनल पर्पस या नॉन पेइंग ऑडियंस को कोई चीज़ परफॉर्म की जा रही है या शो की जा रही है, तो उसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानते हैं। तो यहाँ आप रीड कर लेना, क्योंकि ये एक जैसे ही हैं सारे और टाइम कंज्यूमिंग है, फालतू में वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। लास्ट के 2 ज़रूर मैं बता देती हूँ। इसमें बता रहे हैं कि अगर जो कॉपीराइट ओनर है वो खुद ही अपने काम को किसी को फॉरवर्ड कर देता है, या होली या पार्शली, या किसी पर्टिकुलर सब पोर्शन को, या किसी टाइम पीरियड के लिए, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अगर जो ओनर है कॉपीराइट का वो अपने वर्क को प्रोस्पेक्टिव ओनर को दे दे, या फ्यूचर वर्क
के लिए कॉपीराइट दे दे, किसी को लाइसेंस दे दे, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। अब अपने इंडिया में क्या कोई ऐसा काउंसिल है जो इस सबको चेक करता है और हमारी हेल्प कर सकता है इसमें? यस, यहाँ पे है। उसको बोलते हैं कॉपीराइट एनफोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल। इसमें जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं इसके ऊपर, और एक सेल भी बनाया गया है, स्पेशल पॉलिसी सेल, जो डील करता है इससे रिलेटेड केसेस को और इन्फ्रिंजमेंट चेक करता है कॉपीराइट का। नाउ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन होता है, आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसी कंपनी के पर्टिकुलर एक आइकन से बने होते हैं, दैट इज ट्रेडमार्क। सो वो साइन, बहुत सारे साइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और वो एक पर्टिकुलर कंपनी का है, उसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी किसी और कंपनी के प्रोडक्ट से। तो वो किसी सर्विसेज पे भी लगता है ट्रेडमार्क, और गुड्स पे भी लगता है। सो ये जो मार्क्स हैं ये एक तरह का इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी उस मार्क को लगा के घूमता रहेगा और बोलेगा ये सामान भी उसी कंपनी का है ना। सो ट्रिस एग्रीमेंट में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसको हम फॉलो करते हैं, और ये उस पर्सन को, उस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है जिसका वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क होता है। तो इनिशियली इसका रजिस्ट्रेशन और बाकी के रिन्यूअल्स जो होते हैं वो 7 ईयर्स से कम के नहीं होते। मतलब जो भी इसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो 7 ईयर्स से कम के नहीं होते, और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनडेफिनेटली रिन्यूअल पे के होता है। मतलब आप कई बार रिन्यू करा सकते हो, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि 2 बार के बाद रिन्यू नहीं करा सकते। और इसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं होती। मतलब अगर आपने ट्रेडमार्क लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अथॉरिटी दे दो कि चलो तुम भी हमारा काम करने लगो, हमारा ट्रेडमार्क, ऐसा नहीं कर सकते आप। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 ये बनाया गया है, जो हमें एक कुछ सुविधाएं देता है, जैसे कि ये प्रोवाइड करता है कि हम रजिस्टर करा सके एंड अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर सके बेटर तरीके से। अगेन, हम कोई भी फ्रॉडुलेंट होता है किसी मर्चेंडाइज पे, तो उसको भी प्रिवेंट करता है ये वाला एक्ट। जब ये एक्ट बना था, ये 1958 में पहली बार बना था, और उसके बाद फिर उसको 1958 एक्ट एक और लागू किया गया जो उसको रिपील एंड रिप्लेस कर सकता है, और पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और गैजेट नंबर भी इन्होंने बताया 30/12/1999। सो ये एक्ट जो है ये कंपैटिबल है जो ट्रेडमार्क्स लॉ है उसके, देन ट्रिस कंपैटिबिलिटी है इसमें, और इंटरनेशनल सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको ये फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1 ब्लॉक 3 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो का एक फ्रेमवर्क मिल गया होगा इस वीडियो से, एंड प्लीज़ सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी के बिना इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सो do subscribe, like and share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.